दोस्तों, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में। तो रिसेंटली क्या हुआ कि जो हमारी केंद्र सरकार है उसने ये कहा है कि ईडब्ल्यूएस के जो रिजर्वेशन आरक्षण है 10% का, तो उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे। ठीक है। तो बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार से सवाल पूछा कि आपने जो ईडब्ल्यूएस को 10% जो आरक्षण दिया हुआ है वो तो आप किस आधार पे, मीन्स जो इनकम के आधार पे ये रिजर्वेशन जो है वो मिला हुआ है, तो आपने किस आधार पे जो है कौन सा डाटा यूज़ किया है इसके लिए आप कैसे जो है इस नतीजे पे पहुँचे हैं और आपने ये 10% जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को दिया है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक केस देख रही थी, जो कि ऑल इंडिया जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है नीट का, तो नीट से रिलेटेड ये केस था। तो उसी में जो है ये पूछा गया कि 27% जो रिजर्वेशन ओबीसी के लिए है और 10% जो ईडब्ल्यूएस के लिए है, तो ये जो ईडब्ल्यूएस का जो 10% रिजर्वेशन है उसके लिए आपने क्या डाटा का यूज़ किया है, कैसे जो है रिजर्वेशन दिया हुआ है। पहले बात करते हैं कि कैसे ईडब्ल्यूएस का जो ये रिजर्वेशन है कैसे इंट्रोड्यूस किया गया था, कैसे ये लाया गया था। तो देखिए, जो हमारा 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, जो 103वां संविधान संशोधन था, ठीक है, जो बाद में इन्फोर्स हुआ 2019 में, तो इसी के थ्रू जो है ईडब्ल्यूएस का 10% जो रिजर्वेशन है वो आया है। ठीक है। तो जो हमारा आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 ऐड किया गया। आर्टिकल 15 और 16 को अमेंड किया गया था। ठीक है। तो आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 में भी क्लॉज 6 को जो है ऐड किया गया था। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 जो है वो पावर देता है सरकार को कि वो कुछ जो स्पेशल प्रोविज़न हैं वो बना सके ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है। तो ऐसे लोग जो इकोनॉमिकली वीकर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनको एक रिजर्वेशन जो है वो दिया जा सके। तो ये आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 जो है वो ऐड किया गया था 103rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, जो कि 2019 में हुआ था। और इससे क्या होता है कि देखिए, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर माइनॉरिटी को हम छोड़ देंगे तो माइनॉरिटी इसमें एक्सक्लूडेड है, ये इंक्लूड नहीं होगा। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के बाकी जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि पब्लिक होंगे या प्राइवेट होंगे, ठीक है, या सरकार के द्वारा रन किए जाते होंगे या सरकार के द्वारा फंडिंग दी जाती होगी, तो जो भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे, कॉलेजेस होंगे, सब में जो है रिजर्वेशन जो होगा वो 10% का होगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ठीक है। तो इसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस नहीं आते हैं। और उसके अलावा आर्टिकल 16 में जो है क्लॉज 6 ऐड किया गया था, ताकि एम्प्लॉयमेंट में जो नौकरी है, नौकरी में भी लोगों को रिजर्वेशन दिया जा सके 10% का। तो आर्टिकल 16 में क्लॉज 6 ऐड किया गया था। और जो आर्टिकल 15 में जो क्लॉज 6 ऐड किया गया, वो सिर्फ ये इसलिए किया गया है कि कॉलेजेस वगैरह में 10% रिजर्वेशन दिया जा सके ईडब्ल्यूएस के लिए। और 16 में जो क्लॉज 6 ऐड किया गया, ये देता है एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की बात करता है। ठीक है। आर्टिकल 16 क्लॉज 6। उसके अलावा जो ये नया क्लॉज है, इससे हम क्लियरली ये समझ सकते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है, जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है, ये बाकी रिजर्वेशंस से अलग होगा। मींस जो ओबीसी को मिला हुआ है 27% का, एससी एसटी को मिला हुआ है, तो उस रिजर्वेशन से अलग जो होगा वो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन ये 10% है। तो इससे क्या होता है कि जो 15% का जो कैप है, ठीक है, तो रिजर्वेशन का मीन्स एक तरह से था कि जो इंदिरा साहनी जजमेंट केस था, इंदिरा साहनी का 1992 में ये केस हुआ। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि जो रिजर्वेशन है उसकी कैपिंग जो है वो 50% से ऊपर होनी चाहिए। मींस अगर 100 सीटें हैं तो 100 सीटें में से 50% पे ही रिजर्वेशन होना चाहिए, उससे ऊपर जो है रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। ये इंदिरा साहनी जजमेंट में, ये इंदिरा साहनी के केस में ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। तो उस समय जो है 50% की ये कैपिंग डिसाइड की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन ये इस ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन से क्या होता है कि वो 15% की कैपिंग वो क्रॉस होती है। ओवरऑल देखेंगे अगर हम, तो 49.5% रिजर्वेशन था। ठीक है, ओवरऑल। और मीन्स एससी एसटी ओबीसी का मिला के, लेकिन 10% जुड़ने के बाद जो है वो 59.5% रिजर्वेशन हो गया। ठीक है। तो ये जो है 50% को जो है वो पार कर रहा है। बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंस है कोटा की। तो देखिए, जो हमारा संविधान है वो अलाउ करता है कि स्पेशल प्रोविज़न जो है बनाए जा सकते हैं। जो भी सोशली बैकवर्ड लोग हैं या जो भी एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए जो सरकार है कुछ स्पेशल प्रोविज़न, कुछ स्पेशल प्रावधान जो है वो बना सकती है। ठीक है। और उसके अलावा देखिए, जो ईडब्ल्यूएस का जो कॉन्सेप्ट है वो एक नया पॉइंट इसमें ऐड करता है कि मीन्स ऐसे लोग, पहले तो केवल सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन, एजुकेशनली बात हो रही थी, ठीक है, कि सामाजिक स्तर पे और एजुकेशनल स्तर पे बात हो रही थी। लेकिन ये जो ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया गया, वो दिया गया किस आधार पे, तो वो दिया गया इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पे कि किसी क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, तो आर्थिक स्थिति के आधार पे जो ये रिजर्वेशन दिया गया है। तो ये जो ये कॉन्सेप्ट जो है वो सोशली और एजुकेशनली से हट के ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया है आइडेंटिफाई करने का।
सेक्शंस को। तो जो देखिए जो मेन क्राइटेरिया है इज़ दैट दोज अबव विद एनुअल इनकम ऑफ 8 लाख। तो ऐसे लोग जिनकी इनकम जो है, जिनकी आमदनी जो है वो साल भर में अगर वो 8 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहे हैं तो वो ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में नहीं आएंगे, ठीक है। तो अगर जिसकी इनकम 8 लाख से कम है वो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आएंगे। उसके अलावा देखिए और इस इनकम में इंक्लूड किया गया है सभी सैलरीज, जो भी बिज़नेस वो कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से जो पैसे आ रहे हैं, प्रोफेशंस, और बाकी मींस उनके फैमिली की ओवरऑल जो भी इनकम से उनके पेरेंट्स के मिला करके टोटल ओवरऑल जो पूरे पूरे फैमिली की जो इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप ईडब्ल्यूएस में आएंगे। उससे ऊपर है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आएंगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होंगे कि नहीं। जैसे अगर आपके पास 5 या 5 से अधिक एकड़ का अगर लैंड होगा, एग्रीकल्चरल लैंड, तो आप इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। उसके अलावा अगर आपके पास एक रेजिडेंशियल फ्लैट है 1,000 स्क्वायर फुट का, तो भी आप नहीं आएंगे। उसके अलावा अगर आपके पास 100 स्क्वायर यार्ड का एक रेजिडेंशियल प्लॉट है और म्यूनिसपैलिटी इलाके में, या 200 स्क्वायर यार्ड का आपके पास रेजिडेंशियल प्लॉट है, तो भी जो है आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंडर जो है आप नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये सब क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे ये बताया जाता है कि ये लोग जो हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो इनकम जो है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। उसके अलावा 5 एकड़ से कम एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए। जो आपके पास फ्लैट अगर है तो 1,000 स्क्वायर फुट से वो कम का होना चाहिए। और अगर आपके पास कोई प्लॉट है तो वो 100 स्क्वायर यार्ड से म्यूनिसपैलिटी में कम होना चाहिए, और कहीं भी है तो उसके अलावा 200 यार्ड से वो कम होना चाहिए। तो ये सब जो क्राइटेरिया हैं ये ईडब्ल्यूएस के लिए हैं। अब बात करते हैं कि जो कोर्ट के द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे गए तो वो क्राइटेरिया के बारे में पूछे थे, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे आपने ये डिसाइड किया कि इतना रिजर्वेशन जो है 10% जो है ईडब्ल्यूएस को दिया जाएगा। तो जैसे देखिए जो जनरल कैटेगरी में क्या हो रहा है कि ईडब्ल्यूएस को 10% देने की वजह से जो 50% की जो लिमिट थी, जो कि इंदिरा साहनी जजमेंट केस में आया था 1992 में, तो उसकी ये कैपिंग को यहाँ वॉयलेशन हो रहा है उस कैपिंग का, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि टोटल 49.5% रिजर्वेशन था, और इसके बाद कितना हो गया, इसके बाद हो गया 59.5%। तो ये 50% को जो है क्रॉस कर रहा है। और उसके अलावा ये कहा गया कि एक तरह से जो भी ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिला है तो उसमें ऐसे लोग जिनकी इनकम 8 लाख से ऊपर है तो वो क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है। तो ओबीसी के रिजर्वेशन में जिनकी इनकम 8 लाख से ऊपर ज़्यादा है तो उनको इंक्लूड किया गया है क्रीमी लेयर में। लेकिन यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी 8 लाख ही तय किया गया है। तो ये कहा जा रहा है कि एक तरह से ये जो इनकम लिमिट की बात है तो उस पर एक आर्बिट्रेज देखने को मिलता है, एक भेदभाव देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे तो सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस मीन्स जो क्रूशियल डिफरेंस है कि जनरल कैटेगरी में टू हुम ईडब्ल्यूएस कोटा इज एप्लीकेबल डू नॉट सफ़र फ्रॉम सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस। तो ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों को जनरल कैटेगरी में ये ईडब्ल्यूएस कोटा का लाभ दिया जा रहा है वो ना ही तो सोशली और ना ही तो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, ठीक है। केवल जो है उनके इनकम के आधार पर ही ये रिजर्वेशन का लाभ दिया जा रहा है। उसके अलावा एक मेट्रोपॉलिटन क्राइटेरिया की बात हुई कि मींस ऐसे लोग, इसमें डिफ्रेंशिएट भी नहीं किया गया कि जो लोग शहर से बिलोंग करते हैं, या जो लोग गांव के इलाके से बिलोंग करते हैं, तो ये इसमें भी एक क्राइटेरिया नहीं है कि अगर गांव में से बिलोंग करते हैं तो उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं, या शहर से बिलोंग करते हैं तो उनको रिजर्वेशन जो मिलना चाहिए, उसका लाभ होना चाहिए कि नहीं। तो ये भी जो मेट्रोपॉलिटन का जो कैटेगरिया है, शहर का जो कैटेगरिया है, क्राइटेरिया है, वो भी इसमें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। उसके अलावा जैसे देखेंगे तो द क्वेश्चन ऑफ द कोर्ट हैज़ रेज्ड दैट द व्हेन द ओबीसी कैटेगरी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड एंड देयरफॉर हैज़ एडिशनल इम्प्लीमेंट्स टू ओवरकम। तो जो ओबीसी का क्राइटेरिया है तो वो सोशली और एजुकेशनली मीन सामाजिक स्तर पे और उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के स्तर पर जो है उनको ये आरक्षण का लाभ जो है वो दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो इन सब चीज़ों से हट के अलग है, वो जो है इनकम के आधार पे वो रिजर्वेशन सिर्फ दिया जा रहा है। और ये किसी रिलेवेंट डाटा पे ये भी कहा गया कि ये किसी रिलेवेंट डाटा पे जो है बेस नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट नॉन पोजिशन दैट एनी रिजर्वेशन और नॉर्म्स फॉर एक्सक्लूजन शुड बी बेस्ड ऑन रिलेवेंट डाटा। और ये कहा है कि अगर कोई भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो वो किसी न किसी एक फैक्चुअल रिलेवेंट डाटा पे बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए सर्वर कंडक्ट कराया जाता है तो उसके अलावा उसके बाद जो डाटा रिलीज़ किया जाता है तो ऐसा कोई फैक्चुअल जो डाटा है वो उस पर बेस्ड नहीं है, ठीक है। किसी डाटा के आधार पर ये बेस्ड नहीं है। उसके अलावा बात करें तो अभी का स्टेटस देखेंगे तो जो ईडब्ल्यूएस है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, और ये इसका जो है दूसरा साल है। रिक्रूटमेंट टेस्ट रिजल्ट शो दैट ओबीसी कैटेगरी हैज़ ए लोअर कट ऑफ मार्क देन ओबीसी। और कहीं कहीं ये भी देखने को मिला है कि जो ओबीसी कैटेगरी से भी नीचे कट ऑफ जा रही है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ठीक है। तो ये इसका भी रीज़न है कि
क्या हो रहा है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अभी ऐसे उतने लोग शामिल नहीं हैं, ठीक है, उतने संख्या में लोग नहीं हैं, अभी कम लोगों ने अप्लाई किया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, तो ये भी एक रीज़न है कि कट ऑफ जो है वो कम जा रही है। तो अभी वन हैज़ टू गेट एन इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम द रेवेन्यू अथॉरिटीज़ एंड देयरफॉर द कट ऑफ इज लो। तो उसके लिए क्या होता है कि इनकम सर्टिफिकेट लेना पड़ता है हमको जो रेवेन्यू अथॉरिटी है उससे, तो उसके बाद ही हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक कारण बताया जा रहा है कि इसकी वजह से जो है वो कट ऑफ कम जा रही है। हाउएवर व्हेन द नंबर पिक्स अप ओवर टाइम द कट ऑफ मार्क्स एक्सपोर्ट ड्राइव्स, और जैसे जैसे लोग इसमें अप्लाई करते जाएंगे, संख्या बढ़ती जाएगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो वैसे वैसे क्या होगा, जो कट ऑफ मार्क्स है वो भी बढ़ता जाएगा। आगे की बात करें तो देखिए जो पर कैपिटा इनकम है या जीडीपी इन ऑल स्टेट्स और द डिफरेंसेस इन परचेजिंग पावर इन रूरल और अर्बन एरियाज़। देखिए जो पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, या जो स्टेट्स की जो जीडीपी है, या परचेजिंग पावर में जो डिफरेंस है, परचेजिंग पावर मीन्स एक पर पर्सन कितनी खरीदने की शक्ति है, ठीक है, एक स्टेट में एक पर्सन के पास कितनी उसकी परचेजिंग पावर है, किसी वस्तु को जो है खरीदने की जो उसकी शक्ति है वही उसकी परचेजिंग पावर हो गई। तो शुड बी टेकन इनटू अकाउंट while a single income limit was formulated for the whole country। तो ये कहा गया कि मीन्स एक तरह से ये सब चीज़ें जो हैं, पर कैपिटा इनकम जो है उस स्टेट का कितना है, जीडीपी कितनी है, और लोगों के पास वो परचेजिंग पावर उस स्टेट में कितनी है, इन सब चीज़ों को जो है एक तरह से इन सब चीज़ों को भी कंसीडर करना चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं तो उस चीज़ में इन सब चीज़ों को कंसीडर करने के बाद ही जो है रिजर्वेशन देना चाहिए।